अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मी एहसानुल हक. वेलकम टू एसके एकेडमिया. टुडेज टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 8 MCQs. सो आज हम डिस्कस करेंगे MCQs चैप्टर नंबर 8 के. सो लेट्स स्टार्ट MCQ नंबर 1. रीड आउट करते हैं MCQ नंबर 1. यस, अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस d away from 6 microcoulomb point charge. What is the ratio of F12 divided by F21? So 2 microcoulomb and 6 microcoulomb. बहुत ही easy MCQ है. So remember this thing. According to Coulomb's law का फार्मूला क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहां पर R की जगह आपको क्या गिवन है? D. तो ये क्या हो जाएगा? D स्क्वायर. ये चार्ज Q1 Q2, तो ये क्या हो जाएगा? ये फोर्स क्या हो जाएगी? F12. इसी तरह अगर मैं F21 के लिए निकालूं तो उसके लिए फोर्स क्या हो जाएगी? 2 F21 इज इक्वल टू K Q2 Q1 अपॉन D स्क्वायर. रिमेंबर दिस थिंग. अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, इसमें मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो Q1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 2 माइक्रोकूलम. 2 माइक्रो मतलब 2 माइक्रो मीन्स एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट -6 या 6 माइक्रोकूलम. Q2 क्या आपके पास? 6 एक्सपोनेंट -6. ओके, और डिवाइडेड बाय क्या है? D स्क्वायर. और अगर मैं इसको लिखूं कि ओके 2 क्या हो जाएगा? ये 6 एक्सपोनेंट -6 इंटू 2 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. आपसे पूछा क्या गया है? F12 और F21 का रेशो. तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा, मुझे बताओ, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे आपके 2 एक्सपोनेंट -6 एक्सपोनेंट -6 और डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. ये F12 आ गया और डिवाइड का सिंबल. और F21 क्या आपके पास? के 6 एक्सपोनेंट -6 2 एक्सपोनेंट -6 और अपॉन क्या आएगा? D स्क्वायर. जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? के 2 एक्सपोनेंट -6 एक्सपोनेंट -6 यस अपॉन D स्क्वायर. डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में. जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है. तो चेक दिस. -6 2 एक्सपोनेंट -6 तो 2 एक्सपोनेंट -6 से 2 एक्सपोनेंट -6 कैंसिल आउट. 6 एक्सपोनेंट 6 से 6 एक्सपोनेंट K से K कैंसिल आउट. D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल आउट. तो F12 रेशो F21 इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 1. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, विच इज वन ऑप्शन. ऑप्शन C इज द राइट आंसर. रिमेंबर दिस थिंग. MCQ नंबर 1, ऑप्शन C इज द राइट आंसर. Okay, MCQ number 2. The minimum charge on an object cannot be less than. Yes, minimum charge किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से कम नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है? 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम. तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर. रिमेंबर दिस थिंग. ऑप्शन A इज द राइट आंसर. 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम. बहुत ही इजी MCQ था, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल था. ठीक है. नंबर 3. 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, द फोर्स विल बिकम ऑप्शन A इज 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ऑप्शन B इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ऑप्शन C इज 1/8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. और ऑप्शन D इज 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर. 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. देख लेते हैं बेटा कैसे. MCQ नंबर 3. यस, ऑप्शन बी इज 4 times
ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कैसे? यहाँ देख लो, कूलम्स लॉ क्या कहता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वो कह रहे हर चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, डबल कर दो। जब आप हर चार्ज, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करोगे, फोर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा हम चेक करते हैं। देखो इस Q की जगह मैंने क्या पुट कर रहा हूँ, 2Q1 डबल कर दिया, और Q2 को क्या करूंगा, 2Q2, इसको भी डबल कर दिया, और अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। तो न्यू फोर्स क्या होगी आपके पास, यस ये क्या हो जाएंगे, 2 2 जार 4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस, न्यू फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। ओके, ये किसके बराबर है, पुरानी फोर्स के। तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एमसीक्यू। MCQ number 4, which of the following can be deflected while moving in the electric field? Option A is neutron, option B is photon, option C is electron, option D is A and B. Remember this thing, क्या पूछा हुआ है, can be deflected। तो याद रखना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चीजें डिफ्लेक्ट करेंगी, वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेंगे जिन पर चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। रिमेंबर दिस थिंग। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन पर भी कोई चार्ज नहीं होता, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो MCQ नंबर 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा तो वो किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, फोटोन भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन क्यों डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यस। MCQ नंबर 5, द फ्लक्स थ्रू अ fluid surface of area A in a uniform electric field is maximum when the surface area is parallel to E, perpendicular to E, place 45 degree to E, place 60 degree to E. तो option B is the right answer. Option B is the right answer, perpendicular to E. ये बात याद रखना, 5B is the right answer, perpendicular to E, perpendicular to E। याद रखना बेटा, फ्लक्स की डेफिनेशन ये है, फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया एंड पैरेलल टू द वेक्टर एरिया। रिमेंबर दिस थिंग, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, इसका सरफेस, इसका वेक्टर एरिया है इस साइड, लेकिन जब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी तो इसके लिए सरफेस एरिया होगा ये वाला। तो सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और वेक्टर एरिया के लिए क्या होगा, पैरेलल। फ्लक्स तब ही मैक्सिमम होगा, फ्लक्स तब ही मैक्सिमम होगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, और वेक्टर एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, पैरेलल। ठीक है, जब ये सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होगा तब ही एट द सेम टाइम ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल। ठीक है, इन शॉर्ट ये जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर गुजरेंगी तो अल्टीमेटली वो वेक्टर एरिया के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल। वेक्टर एरिया के साथ अब मैं फ्लक्स की फार्मूला लिख रहा हूं, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द वेक्टर एरिया। ठीक है, जब सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर पास होंगी तो वो वेक्टर एरिया के साथ अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होते हैं, ई ए कोस थीटा। अगर ये पैरेलल गुजर रही है, थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कोस ऑफ 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए cos 0 1। तो दिस फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फ्लक्स।
अगर ये फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा ना जब ये वेक्टर एरिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया का मतलब ये है कि एरिया की उस वक्त डायरेक्शन क्या है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड इस वक्त बोर्ड की डायरेक्शन क्या है यू, तो इसका वेक्टर एरिया किस साइड है, आपकी साइड, ठीक है। तो याद रखना ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब वेक्टर एरिया के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल हो और सरफेस एरिया के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। रिमेंबर दिस थिंग। तो एमसीक्यू नंबर 5, बी इज द राइट ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू ई। यस, 6 पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ Q, charge Q and small separation D between two charges of same magnitude and opposite in nature is known as electric dipole moment. Option A is electric dipole, B is moment arm, C is electric dipole moment. It's a definition of electric dipole moment. आसान है, ये असल में डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, ठीक है। तो आप जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखोगे तो एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। Okay, let's move to the MCQ number 7. 12 joule of work is to be done against the existence electric field to take a charge of 0.01 coulomb from point A to another point B. The potential difference between B and A is, option A is 120, option B is 1200, or option C is 1.2 volt, or option D is 12V. It's basically a definition. Work done upon a charge to move it against the electric field is called potential difference. Remember this thing. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को लेकर जाओगे तो वो वर्क डन क्या कहलाता है, वो वर्क डन कहलाता है अपॉन अ चार्ज, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। हम उसका फार्मूला लिखते हैं। इस फार्मूला क्या आपके पास, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, याद रखना। ओके, आपके पास वर्क कितना गिवन है 12 और चार्ज कितना गिवन है 0.01। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 1200 वोल्ट, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हो, 1 को इस 0.01 को हम यूँ लिख सकते हैं, 100 अपॉन के अपॉन में जो वैल्यू आती है वो कहाँ चली जाती है ऊपर, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर विल बी 1200 वोल्ट। आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज व्हाट, 1200 वोल्ट। ओके, MCQ number 8. The force between two charges placed in air is F. If air is replaced by a medium of relative permittivity ER, then force is reduced to, remember this thing बेटा, इसको करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, F इंटू ई आर, B is F अपॉन ई आर, C is yes ई आर अपॉन F, D is E इंटू ई आर। चेक करते हैं इसको बेटा। यस, यहाँ देख लो 8 कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि परमिटिविटी का जिक्र आया तो हम K को चेंज करेंगे। आपको पता है K किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये उसके लिए है जब क्या मौजूद हो, एयर मौजूद हो। उसने कहा कि नहीं एयर नहीं, किसी मीडियम के लिए फाइंड आउट करो। तो मीडियम के लिए क्या होगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई E, ठीक है। और ये क्या होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी मीडियम की अगर आपको परमिटिविटी फाइंड आउट करनी हो तो आप एयर की परमिटिविटी को इसकी रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, यू नो इट्स द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम
डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, नाम क्या है इसका? रिलेटिव परमिटिविटी। यस, एयर की परमिटिविटी से किसी भी परमिटिविटी को आप कंपेयर करोगे तो उस परमिटिविटी को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इस ई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? एफ इज इक्वल्स टू यस 1/4 इसकी जगह क्या आ जाएगा? ई आर इंटू एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इस ई आर को सेपरेट कर दो, बाकी वैल्यूज को वहां भेज दो। तो मुझे बताओ बेटा, अगर हमने या ये हमारे पास था, ये हमारे पास कौन सी फोर्स थी? F ओरिजिनल फोर्स। अगर मैंने मीडियम रख दिया तो इस फोर्स को मैंने क्या कर दिया? चेंज। जाहिर सी बात है, जब हम मीडियम को चेंज करेंगे तो फोर्स में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। यहां पर मीडियम क्या था? एयर थी, तो उस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया? F। यहां पर मीडियम चेंज है तो इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F डैश का। तो आप देख लो बेटा, मैं 1/ER को साइड पे रख रहा हूं। ठीक है, बाकी वैल्यूज को मैं लिख रहा हूं 1/4 एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली दिस इज व्हाट, ये क्या है आपके पास? ये पुरानी फोर्स के बराबर है। तो आप देख लो F डैश आपके पास क्या आ जाएगा? F डैश आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको 1/ER ही लिखूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? F। तो इट विल बिकम F/ER। यस, ये आपके पास क्या आ गया? F डैश मैं यहां लिख रहा हूं, F डैश इज इक्वल्स टू F/ER। दिस इज योर राइट आंसर। यस, आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है बेटा ऑप्शन बी? F डैश इज इक्वल्स टू F/ER। ठीक है, इजी एमसीक्यू था, सिर्फ न्यूमेरिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिक सॉल्यूशन था इसका, ये आप देख लो। Okay, let's move to MCQ number 9. The negative gradient of potential is, option A is potential energy, option B is voltage, option C is electric field intensity and option D is electric flux. तो option C is the right answer. Basically ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, स्मॉल सी डेरिवेशन भी है। यस, ऑप्शन 9 MCQ नंबर 9 का ऑप्शन सी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ये रिलेशन है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो किसके बराबर है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट MCQ। MCQ number 10. The electric flux through a plane area will be half of its maximum value when area is held at an angle of dash with the electric field. तो याद रखना, हम देखते हैं ऑप्शन A is 30 डिग्री, ऑप्शन B is 60 डिग्री, ऑप्शन C is 45 डिग्री एंड ऑप्शन D is 90 डिग्री। आई थिंक ऑप्शन B is the right answer। क्यों 60 डिग्री? हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, कैसे ऑप्शन बी राइट आंसर है? प्रूफ करते हैं इसको बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E.A। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे A डॉट बी इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो E डॉट A किसके बराबर होगा? EA cos थीटा। अब हमने इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। देखो, ये फ्लक्स हाफ तब हो सकता है, या तो E हाफ हो जाए, या तो एरिया हाफ हो जाए, या तो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ऐसा एंगल हम रख दें कि ये वैल्यू क्या दे दे? हाफ दे दे। ठीक है, तो याद रखना cos 60 पे हाफ वैल्यू देता है, और याद रखना sin 30 पे हाफ वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये देखो, आप देख लो EA cos ऑफ 60 डिग्री जब मैं रखूंगा तो ये EA ये वैल्यू देगा हाफ। जब ये हाफ वैल्यू देगा तो क्या हो जाएगा? EA/2। EA/2 का मतलब ये है कि फ्लक्स क्या हो जाएगा? हाफ। 60 डिग्री पे क्या होगा? फ्लक्स क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये थे हमारे बेटा चैप्टर नंबर 8 के MCQs।
ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपेयर होंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।